गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सिक्का एकेडमी राउत सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन लोग कर रहे थे +2 की केमिस्ट्री का पोर्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन लोगों ने सॉलिड स्टेट वाला जो फर्स्ट लेसन है उसको स्टार्ट कर रखा था। अब इस चैनल पे आप में से जो कोई भी नया है पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सेकंड ये गाइस है कि अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ओएमजे एक्सपेरिमेंट्स के नाम से। वहां साइंस से केमिस्ट्री से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं मोस्टली। तो वो चैनल आप जरूर, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पर जरूर जाइए और एक बार उसको जरूर देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। वहां भी अपन लोगों ने लास्ट दिनों में ही एक एक्सपेरिमेंट स्टारलाइट के नाम से एक मटेरियल बनाया है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, हीट रेजिस्टेंट है। तकरीबन उसमें सूरज की गर्मी सहन करने की क्षमता है। तो आपको चैनल पे जरूर एक बार जाना चाहिए। तो अपने स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपनी केमिस्ट्री का वापस है +2 का सॉलिड स्टेट वाला लेसन। तो अपने आगे बढ़ने से पहले एक बार तो वापस एक कोऑर्डिनेशन नंबर को रिपीट करने का कमेंट आया हुआ है, अपने उसी को रिपीट कर लेते हैं। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको, या फिर तो कमेंट के अंदर ही उसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड, अगर कमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ समझाना होता है कई बार, तो अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो यहाँ आपको नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दिया जाएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास शूट होती है आपका कमेंट कमेंट होने के बाद तो उसके अंदर उस टॉपिक को समझा दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अपने एक बेसिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। क्लोज पैकिंग है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये तो अपन लोगों ने क्लोज पैकिंग का टॉपिक कर लिया, तो अपने ध्यान में है। अब यहां मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर गाइस एक स्पेसिफिक ये है क्या, वैसे मैं आपको बता दूं, ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो किसी भी मैटर को फॉर्म करते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में है इसलिए मैंने इनको पास पास बनाया है। देयर इज नो गैप बिटवीन एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट क्या रहने वाला है कि अब मैं बात करूं कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है इन्हीं के कोऑर्डिनेशन नंबर दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किनके दिए जाते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने यहां किस में शो किया है? उनको स्फीयर में शो किया है, गोलों में शो किया है। तो मैं किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहता हूं, है क्या? मैं बात करता हूं इस पार्टिकल की। इस पार्टिकल का अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। सो गाइस, इफ वी फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देन व्हाट शुड वी हैव टू सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ये जो स्फीयर है अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये आप देखो किस किस के टच में है, किस किस के टच में है। आपके सामने ये डायग्राम बना रखा है मैंने एक छोटा सा। इस डायग्राम में आपको देखना है कि ये किसके सामने है, सॉरी किस किस को टच कर रहा है। तो फर्स्ट तो ये इसको टच कर रहा है और सेकंड ये इसको टच कर रहा है। अंडरस्टैंड गाइस? तो यहां इस स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 2। क्या होंगे? 2। यानी कि ये जिस चीज को टच करेगा, जितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, वो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की संख्या ही क्या है, उन पार्टिकल्स का नंबर ही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसको आप मैक्सिमम में CN यानी कि शॉर्ट फॉर्म में देखते हो। ठीक है? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? दी नंबर of spheres that are
मैचिंग टू ए गिवन स्फीयर। अंडरस्टैंड गाइस? तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन होगी, ये जो स्फीयर अपने को कोई देर का है, इसको टच करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो स्फीयर्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन्हीं के ही नंबर क्या होगा, उन्हीं का ही नंबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो एक अपना एग्जांपल था। इसके बाद अपने बात करते हैं टू डायमेंशनल की। टू डायमेंशनल में मैंने देखा कि अपने इनको इस तरह अरेंज कर देते हैं। अगर किसकी बात करें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सिस्टम क्या होता है कि constituent particles of second layer are exactly above of a first sphere या of sphere of a first layer। Understand guys? तो ये इस तरह क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एडजस्ट होती है। मैं बात करूं कि आप बताओ कि यहां इस स्फीयर का या फिर इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का आपको कोऑर्डिनेशन बताना है, तो उसको टच करने वाले पार्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। और पैटर्न की बात करें तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो क्या हो गया, ए ए ए ए, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसी से अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म करें, तो 3 डायमेंशनल फॉर्म करने से क्या होगा, एक लेयर इस तरफ आ जाएगी और एक लेयर बैकवर्ड। अंडरस्टैंड गाइस? एक तो अपवर्ड हो जाएगी और एक बैकवर्ड हो जाएगी। तो अपवर्ड जो लेयर होगा उसका एक स्फीयर इसको टच कर रहा होगा और एक बैक वाले का टच कर रहा होगा। तो अगर यही मैं फॉर्म कर दूं किसमें, 3 डायमेंशनल में, कैसे, इस तरह मैं 3 डायमेंशनल में फॉर्म करता हूं इनको। इस तरह मैं 3 डायमेंशनल में अगर फॉर्म करूं, इनको एडजस्ट करूं, अरेंजमेंट करूं, तो आप देखो कि एक ये लेयर और एक बीच वाली लेयर। बीच वाली लेयर की बात करो तो ये वाली कंडीशन तो है, इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो होना ही होना है। एक आगे वाली लेयर का एक बीच वाली लेयर का टच करेगा, इसलिए यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये हेक्सागोनल में अपन लोगों ने बनाई थी। तो इसको देखें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 हो गया। और पैटर्न क्या हो गया, ए बी इस तरह चलने वाला है। और इसमें भी, इसमें क्या चलने वाला है, ए सेम है। तो ये अपना क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अपन लोगों ने वर्ड्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर किया था। टेट्राहेड्रल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नंबर कितना होता है, 4। ऑक्टाहेड्रल कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद अपन लोगों ने एचसीपी पढ़ी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी। तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है 12। और लास्ट में एक एफसीसी या फिर सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, उसका इस तरह अपन लोगों ने डायग्राम बनाया था। इस तरह डायग्राम बनाया था। और मैंने पार्टिकल्स कहां एडजस्ट किए थे, कॉर्नर्स पे। फिर उसके बाद फेसेस पे,
और ये सबसे ऊपर वाली फेसेस पे और ये सबसे नीचे वाली फेस पे। उसके बाद मैंने कहा था ये ए पार्टिकल है ए लेयर का, ये भी ए का है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये किसके हैं, बी के। 1 2 3 4 5 6 ये किसके हैं, सी के। तो 80 पी के अंदर 80 पी भी इसी तरह बनाई थी कुछ। ये मैंने आपको बताया भी कि कैसे बनानी है, इनको पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करना है। इस तरह हेक्सागोनल बनाई थी, उसके अंदर यहाँ कॉर्नर पार्टिकल थे, उसके बाद यहाँ थे इस वाली लेयर पे। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, 3D के अंदर थोड़ी ज्यादा पजल करने वाली हो जाती है, इसीलिए इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से समझ में नहीं आता। बाकी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता कितना है, इन दोनों का ही 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74% होती है। अब नेक्स्ट क्या रहा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बदली 4 और हेक्साहेड्रल वॉइड की बदली 6। तो आई थिंक गाइस अब कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ये ऑलमोस्ट का मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद करने वाले हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स, जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा उस पर बेस होंगे। यहाँ तो कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद आगे वाले पोर्शन में कम न्यूमेरिकल है, तो अपने इन्हीं न्यूमेरिकल्स को यहीं क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद न करते हुए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा और मैं यहाँ क्वेश्चन देख लेता हूँ बुक में। तो अपना क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे यहाँ ऊपर दिखाई दे जाएगा, ऊपर इस बोर्ड के पास में जस्ट ही टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। जो टंगस्टन के क्रिस्टल्स हैं वो बॉडी सेंटर्ड सेल में है। इफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 316.5 पिकोमीटर देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहां से मालूम क्या चल रहा है, अपने को मालूम चल रहा है जो क्लोज पैकिंग है वो किस टाइप की है, बीसीसी है। कौन सी है, बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। और उसके बाद जो यूनिट सेल की एज है वो कितनी है, 316.5 पिकोमीटर। ये है क्या, बॉडी सेल जो है उसकी एक एज का माप दे रखा है अपने को। तो अपने को क्या फाइंड करनी है, अपने को टंगस्टन एटम की रेडियस फाइंड करनी है। अपने को वैल्यू दे रखी है, कह रखा है कि टंगस्टन जो क्रिस्टल्स हैं, टंगस्टन क्रिस्टल्स जो हैं वो बीसीसी शेप में फिक्स है और इस यूनिट सेल की जो एज है उसका मैप है, वहां उसकी जो वैल्यू दे रखी है 316.5 पिकोमीटर दे रखी है। अपने को फाइंड क्या करनी है, टंगस्टन एटम की रेडियस। क्या फाइंड करनी है, टंगस्टन एटम की रेडियस फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले अपने को बीसीसी मालूम होनी चाहिए, होती क्या है। तो बीसीसी का मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहां पे। इस लेसन में गाइस काफी आसान न्यूमेरिकल्स है, काफी ज्यादा आसान न्यूमेरिकल्स है और पूरा लेसन आसान है। बस एक बार हल्का सा अपने को डीपली इसको स्टडी करना पड़ता है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बीसीसी है, तो बीसीसी के अंदर पार्टिकल्स कहां होते हैं, कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं। Constituent particles are present at the corners as well as one particle in a body. यहां अपने को ये दे रखी है वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की, चाहे ये वैल्यू देख लो चाहे ये वैल्यू देख लो, बिकॉज जो क्यूब और क्यूब की जो जितनी भी एजेस हैं वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या है, ए की वैल्यू
कितनी देर की है 316.5 पिकोमीटर। एक नॉर्मल स्नीजिंग है बस, आप ये मत सोचना कि सबको कोरोना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी फोन से तो ये फिर भी इन्फेक्टस नहीं होता, पास कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर का अगर गैप हो तब भी हो सकता है। तो अपने स्टडी कंटिन्यू रखना। अब अपने को फाइंड क्या करनी है, इनकी रेडियस फाइंड करनी है, इनकी रेडियस फाइंड करनी है। इनकी रेडियस फाइंड करनी है तो अपने कैसे फाइंड करते हैं, अपन लोगों को आपको ध्यान में होगा पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड की थी, तो एक इस तरह क्या बनाया था, क्या बनाया था गाइस, ट्रायंगल बनाया था, ध्यान में होगा आप लोगों के। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी अपन लोगों ने की थी उस टाइम। यहां इसकी वैल्यू अपने को a है, इसकी वैल्यू क्या है, a है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो a b c की, ट्रायंगल a b c की बात करूं तो क्या होगा, यहां अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम अपना क्या आएगा, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। ab की वैल्यू क्या है, a की स्क्वायर, bc की वैल्यू क्या है, a, तो a की स्क्वायर इक्वल टू ac की स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, और अगर अपना स्क्वायर यहां से रिमूव करते हैं तो √2a। अंडरस्टैंड। अब इसको मैं देता हूं d, तो अपने ADC इसको एक अलग डायग्राम यहां बना लेते हैं, बिकॉज़ यहां पार्टिकल्स अपने सही नहीं बनते इस पे, तो मैंने इसको इस तरह अलग बना लिया। कैसे, ये अपनी D ये है, यहां है, ये यहां C हो गया, और इसको मैंने इस तरह बना दिया, यहां ये अपना A हो। अब पार्टिकल्स किस तरह अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स इसमें जो अरेंज होते हैं वो बना के दिखाता हूं आपको। एक यहां सेंटर में है, एक यहां है, यानी कि ये दोनों किस में होते हैं, टच में होते हैं, एक यहां है और एक यहां है। अब अपने मालूम चल गया DC ये तो क्यूब की क्या है, एज है, तो इसका क्या होगा, ये तो a की a रहेगी। AC अपने क्या मालूम चल गई कितनी है, √2a। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ट्रायंगल ADC क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसके अंदर अपने क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो b है ही नहीं इसमें, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यही होगा। AC की वैल्यू कितनी है, √2a, इसकी स्क्वायर प्लस DC कितना है, DC a है, a की स्क्वायर और इक्वल टू AD की स्क्वायर। √2a की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर कितनी हो गई, a स्क्वायर इक्वल टू AD क्या है, यहां से लेकर यहां तक, इस पे बात करते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक। आपने देखा कि इस सिचुएशन में सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये वाले तो टच में नहीं होते, अगर ये वाले टच में होते तो अपने को वहीं से क्या मालूम चल जाता है, रिलेशन मालूम चल जाता है। और लेकिन ये क्या है, यहां पार्टिकल्स है, ये टच में है, इसलिए अपने को यहां तक लेके आना पड़ता है, ये अपना डेरिवेशन। तो ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की ये सेंटर पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी, r होगी रेडियस। इसका ये सेंटर पॉइंट, ये भी r होगी, ये भी r होगी रेडियस, और ये भी क्या होगी, इसकी r होगी। इट मींस AD इक्वल टू कितना हो गया, 1r 2r 3r 4r। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया अपना 4r, क्या हो गया 4r, क्या हो गया AD, और इसके मैंने क्या कर दी स्क्वायर। यहां फिर है 2a की स्क्वायर हो गया, 1a की स्क्वायर हो गया, कितना हो गया टोटल 3a की स्क्वायर इक्वल टू 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 और r की स्क्वायर r स्क्वायर। अब 3 को इस तरफ लेके आते हैं तो 16/3r स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 4/√3r। तो a इक्वल टू क्या आ गया अपना 4/√3r। अपने को क्या फाइंड करनी है, r फाइंड करनी है। अपने क्या दे रखी है, a दे रखी है, क्या था अपने पास BCC था, ये BCC थी अपने पास। यहां से हम लोगों ने वापस डेरिवेशन कर लिया इसका। r अगर यहां से वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी √3 * a/4। √3 की वैल्यू √3 लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू लिख देता हूं कितनी है
316.5 अपॉन 4। अंडरस्टैंड गाइस? रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 316.5 अपॉन 4। अब आपको करना अपना काम ही है, ये अपना आंसर है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है और आंसर निकाल के आपको क्या करना है, बताना है कि आंसर कितना आता है बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। ये अपने को बताना है और ये अपना हो गया क्या, फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो अब यहां से करना क्या है आप लोगों को, हर बार अपने ये नहीं करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हर बार ऐसे नहीं करने वाले। अपने को डायरेक्ट लर्न करना है कि बीसीसी हो तो उसके अंदर क्या रिलेशन होता है बिटवीन ए एंड आर, वेयर ए इज द साइड ऑफ एन cubic cell and r is a radius of particles or constituent particles। तो अपने को ये जो लेसन है ये ऑलरेडी क्या करना है, लर्न रखना है। अंडरस्टैंड गाइस? अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपने फिर से समझा देंगे। मेरे हिसाब से तो आसान सा इस न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस लेसन में से यहां तक 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज खुद करके देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, गोल्ड विच एटॉमिक रेडियस इज 0.144 नैनोमीटर crystallizes in a face centered unit cell, what is the length of a side of cell। अपने को यहाँ क्या दे रखी है, गोल्ड की एटॉमिक रेडियस, गोल्ड की एटॉमिक रेडियस दे रखी है। इट मींस अपने को इस बार एटम्स की रेडियस दे रखी है जिसको क्या लिखते हैं अपने r से डिनोट करते हैं। और क्या है वैल्यू इसकी 0.144 नैनोमीटर। और किसमें ये क्रिस्टलाइजेज है, एफसीसी। अंडरस्टैंड गाइस? अपने को फाइंड क्या करनी है, इस सेल की साइड फाइंड करनी है। काफी आसान है, सेम थिंग है। वापस एफसीसी फाइंड करनी है तो अपने को एफसीसी का पहले मालूम होना चाहिए। वहां ए अगर आप लोगों को डायरेक्ट अगर यहां लर्न नहीं होता कि ए और आर यहां क्या फाइंड करनी है, अपने को एक वैल्यू फाइंड करनी है। मैं नहीं देता हूं कोई पजल ना हो। यहां अपने को ए और आर का रिलेशन मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को रिलेशन मालूम है, लर्न है ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छा है। अगर लर्न नहीं है तो अपने को इस तरह वाला मेथड यूज करना है। अंडरस्टैंड गाइस? तो आप कहीं भी पजल होने की जरूरत नहीं है, आपको काफी टाइम मिलता है एग्जाम में तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर लर्न हो तो दी बेस्ट है। तो यहाँ पे मालूम है कि अपना जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, a = 2√2r, a = 2√2r। a अपने को फाइंड करनी है, a = 2√2 और r कितना है 0.144। अंडरस्टैंड? अब ये जो अपने को यहाँ यूनिट दे रखी है वो ही यूनिट यहाँ यूज करनी है। सेकंड थिंग ये गाइस है कि आप लोगों ने +1 के अंदर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स किए होंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा कि जो यूनिट होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अपने को यूनिट अगर अपने यहां नहीं लगाते हैं तो इससे मानो कि अपने नंबर 100% अपना जो एग्जामिनर है वो काटेगा ही, कोई नहीं रोक पाता उसको। तो अपने को यूनिट कभी नहीं मिलनी। जैसे लास्ट में क्या था, पिकोमीटर था। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन में आपको बता देता हूं कि नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर = 10⁻12 मीटर, 1 मिलीमीटर = 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर = 10⁻6 मीटर। ऑलमोस्ट तो आपको यही यूनिट मिलती है लेंथ की। और उसके बाद अगर एक और यूनिट अपने को काफी ज्यादा दिखाई देती है जो है एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर क्या लगता है, डॉट लगता है। 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻⁻⁰ मीटर। तो आपको जो भी वैल्यू दे उसी वैल्यू के अंदर अपने को क्या करना है, अपनी यूनिट लिख देनी है। जहां तक चेंज करने की नौबत आए अपने को चेंज करना ही नहीं है। अंडरस्टैंड गाइस?
इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने नेक्स्ट टॉपिक को क्या सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इनका आंसर आप लोगों को फाइंड करना है। √2 का मैं बता देता हूं आपको, तो 0.1414 इंटू 0.144, फटाफट मल्टीप्लाई करना है, ये इजी रहेगा कुछ वाले से काफी ज्यादा। नेक्स्ट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स M and N. The element N forms CCP and M atoms occupy 1/3 part of tetrahedral void. What is the formula of a compound? यह आपने को दे क्या रखा है, पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर बुक को छोड़ते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब लोगों को दे रखा है कि दो एलिमेंट है, देयर इज टू टाइप ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ देम इज M, सेकंड इज N। N क्या फॉर्म कर रहा है, N CCP को फॉर्म कर रहा है, और M एटम्स क्या कर रहा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसका 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? अपने क्या फाइंड करना है, फार्मूला फाइंड करना है। ये अपना क्वेश्चन रहने वाला है। दो अपने पास क्या है, टू टाइप्स के अपने पास है, पार्टिकल है, एलिमेंट्स है, जो जिसमें से हम किसको फॉर्म कर रहे हैं, CCP को। अब इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके 1/3 पार्ट को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अपने को इसका केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये बताना है अपने को। तो पहले अपने देखते हैं CCP होती कौन सी है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब अपने क्लोज पैकिंग कर रहे थे तो लास्ट अपने पास जो क्लोज पैकिंग आई थी CCP, उस CCP में ही ये एडजस्ट है N। अभी मैंने जो यहां डायग्राम बनाया था ऐसे बड़े वाला ABCC वो वाला, उसे FCC भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज उसमें आप लोगों ने पार्टिकल एडजस्ट किए थे, तो आप लोगों ने देखा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज ऑल फेसेस, और ये ही होता है FCC में। तो पहले ये ध्यान रखना आप है कि CCP और FCC दोनों क्या है, एक ही है। दोनों क्या है, एक ही है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको यहां पजल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने CCP तो वहां डायग्राम थोड़ा उल्टा पुल्टा बना था, बिकॉज अपन लोगों ने जिस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एड्रेस थे उसी के बेस पर डायग्राम बनाया था। अपने बात करेंगे FCC से। FCC से आपको इजी समझ में आ जाएगा। इस तरह थे 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाले 6। ये अपने क्या है, FCC है। क्या है, अपनी FCC है। अब यहां अपने क्या मालूम होना चाहिए, यहां अपने मालूम चल रहा है ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये किसके हैं, N के। किसके, N के। तो यहां एक ध्यान रखने वाली बात और है, क्या, फर्स्ट और सेकंड, क्या कि इस यूनिट का जो फॉर्मूला होगा ना, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिस रेशियो के अंदर है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो ही पूरे सॉलिड का फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला ही सॉलिड का फॉर्मूला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये ही किसको फॉर्म कर रहे हैं, पूरी क्लोज पैकिंग को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये ही क्या होगा, इसका फॉर्मूला और क्लोज पैकिंग का फॉर्मूला सेम होगा। सेकंड, इसकी डेंसिटी जो होगी वो ही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी। तो अगर आपको एक यूनिट सेल की डेंसिटी दे दे तो इट मींस यू हैव टू कंसीडर इट एज ए डेंसिटी ऑफ ए फुल क्लोज पैकिंग। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सर हम तो क्यूबिक सेल की फाइंड कर रहे हैं, इसलिए पूछा है सॉलिड का, तो वो सेम ही थिंग है। तो यहां आपने क्या मालूम चल रहा है कि ये जो टोटल पार्टिकल्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने होंगे टोटल सारे, 14 हो जाएंगे। एक यहां और है, इस पे भी टोटल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। लेकिन क्या सारे के सारे का, सभी का कंट्रीब्यूशन इसी में है क्या?
क्या ये पूरा पार्टिकल यहाँ कॉर्नर पे है, पूरा पार्टिकल इसी क्यूबिक सेल में आएगा क्या, क्या दूसरी में भी इसका कुछ शेयर होगा क्या? तो सेल्फ अंडरस्टूड है गाइस। इसका 1/8 पार्ट यहाँ होता है, फिर से इसका 1/2 पार्ट होता है। अपने को यहाँ वापस वो पूरा सिस्टम चला के नहीं लेके आना, अपने को ऑलरेडी यहाँ मालूम होना चाहिए यहाँ टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, उन सभी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। अंडरस्टैंड? तो यहाँ नंबर ऑफ n कितना होगा, 4 होगा। n का मालूम चल गया कितने हैं। अब अपने को मालूम करना है m कितने हैं। m है कहाँ, m है टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे। कहाँ, टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे। इसमें जितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उन टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे कौन होंगे, उनमें होंगे m। सभी में नहीं होंगे, उनके भी कितने पार्ट पे होंगे, 1/3 पार्ट पे। कितने पे, 1/3 पार्ट पे। तो अपन लोगों ने टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पढ़ी थी। उस टाइम मैंने कहा था टेट्राहेड्रल वर्ड्स के जो नंबर होते हैं वो 2 टाइम होते हैं किसके, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कितने होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। इट मींस अगर इसके अंदर 4 क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगी, 2 into कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 into 4 is equal to 8। अंडरस्टैंड? कितने होंगे, 8 होंगे टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड। यहां पूछे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के उतनी ही होती है जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहां ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होगी, 4 होगी। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो अपना फॉर्मूला क्या रहने वाला है, m रेशियो n। m कितने हैं, 8 और n कितने हैं, 4। क्या n m 8 कंप्लीट है क्या, नहीं सर, इसका 1/3 पार्ट है, तो इसको आप 1/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 बचा 8/3 रेशियो 4। और इसको आप सॉल्यूशन करना इजीली आता है। आप दोनों क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रह जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा। तो वहां m कितने हैं, 2, n कितने हैं, 3 रेशियो 9। अंडरस्टैंड गाइस? ये यहां से अपना क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप, मैंने आपको पहले ऑप्शन बता रखा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इजी से न्यूमेरिकल है, तो इसमें पजल होने वाली कोई बात ही नहीं आती। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा। एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 into 10 की पावर -2 kg मोल इनवर्स forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer if the density is 2.7 into 10 की पावर 3 kg meter -3। What is the nature of the cubic unit cell? अपने को इसकी क्या बतानी है, नेचर बतानी है क्यूबिक यूनिट सेल की, किस तरह की नेचर होगी। तो बोर्ड करते हैं अपने साथ। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। यहां इसका अगर आप फॉर्मूला तो इजी होगा, फॉर्मूला तो दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले में m कितने हैं, 2 और n कितने हैं, 3। ये फॉर्मूला ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपना क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू 2.7 into 10 की पावर -2 kg मोल इनवर्स। साथ में क्या दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है। इट मींस A कितनी, 405 पिकोमीटर। थर्ड क्या दे रखा है, अपने को डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी को आप अपना और किससे शो किया था, रो से शो किया था। कितनी दे रखी है, 2.7 into 10 की पावर 3 kg मीटर इनवर्स। यहां क्या है, अपने को उसने पूछी इसकी नेचर क्या होगी। इस तरह कोई एक मोलर मास है किसी का, उसकी एज ये है यूनिट सेल की, उस यूनिट सेल का डेंसिटी ये है। अपने को क्या बतानी है कि उसमें जो उसके उसकी जो क्यूबिक सेल है, उस क्यूबिक सेल की नेचर क्या होगी, यानी कौन सी क्यूबिक सेल है। वो सीधा सीधा यही पूछना चाहता है नेचर के नाम पे। एफसीसी है, बीसीसी है,
ईसीसी है, कौन सी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्या, इस तरह वो पूछना चाहता है। तो इसके लिए अपने क्या फाइंड करेंगे, अपने यहाँ डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी का फॉर्मूला था rho is equal to n into m upon a की cube into n a, where n is number of particles, m is molar mass, a is side of angle, and a is Avogadro number, and rho is a density of a unit cell. डेंसिटी हमने को दे रखी है, कितनी है 2.7 into 10 की पावर 3 kg मीटर इनवर्स। अब यहां फाइंड क्या करना है, यहां फाइंड अपने को क्या करना है, अनफाइंड करना है। कैसे, अपने को ये मालूम चल जाए कि उस पूरी यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, उस पूरी यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने हैं, 4 हैं, 6 हैं, 2 है, 1 है। अगर उसमें 1 होगा तो 1 टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसमें होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं, तो अपने कहेंगे यूनिट कौन सी सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर 2 होंगे तो अपने कहेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल होगी। अपने ये अगर इसके वैल्यू 4 तो अपने क्या कहेंगे, एफसीसी होगी। इस बेस पर अपने इसकी नेचर बता पाएंगे। तो यहाँ m का इनपुट कर देता हूं मैं, m की वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू क्या है 2.7 into 10 की पावर -2 kg मोल इनवर्स। अपॉन में क्या लिखना है, a की क्यूब यानी 2.7 into 10 की पावर है ये 405। अब यहां ध्यान रखना है, पीछे तो अपने पिकोमीटर का पिकोमीटर रहने दिया, नैनोमीटर का नैनोमीटर रहने दिया। यहां ध्यान क्या रखना है, यहां ध्यान ये रखना है कि ये पिकोमीटर में वैल्यू दे रखी है और ये नीचे वाली वैल्यू जो लिख रहे हैं ये मीटर में दे रखी है। तो ऐसे कैसे, ये ऐसे ही है और इस पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने मालूम है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 की पावर -12 से, जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। और इसकी क्या करनी है, अपने को क्यूब करनी है ये। और इनटू में n क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 की पावर 23। अंडरस्टैंड गाइस। अब अपने को क्या करना है, यहां से n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर आएगा अपना 2.7 into 10 की पावर 3 into 405 into 10 की पावर -12 मीटर रहने देंगे 6.022 into 10 की पावर 23। इसको नीचे लिखते हैं 2.7 into 10 की पावर -2। यही होगा, ये इक्वल में हो जाएगा सारा, ये इसके इक्वल में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई के बाद यहां से किसमें आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो अब इसको अपने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन 2.7 से 2.7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अंडरस्टैंड। और उसके बाद है यहां -12 है, -12 की क्या होगी 3 टाइम अपने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर नीचे लेके आएंगे, ये प्लस में हो जाएगी। और प्लस में होने के बाद है इस वैल्यू को इस वैल्यू से यहां कट कर देंगे, इसके बाद ये वैल्यू भी रहेगी, इसको भी कट कर देंगे। तो यहां टोटल आंसर क्या आएगा अपना, लास्ट में कैंसिल वगैरह करके 4 आएगा। कितना आएगा 4। तो आप लोगों को ध्यान में, आप लोगों को ये करना है और करके बताना है क्या 4 ही आ रहा है क्या, या यहां मैं गलत लिख रहा हूं। ये आप लोगों का कमेंट में लिखने, आपका ये काम रहेगा कि होमवर्क रहेगा, कुछ भी मान लो इसको, आपको इतना करना होगा कि 4 इसकी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। अगर n इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो आप लोग ये बताओ कि 4 जो है वो किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सी यूनिट सेल में होते हैं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो साथ साथ ये नोट करते जाना, क्या क्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो सारा सारा आप मेरे को लिख के बताएंगे। तो आपको बताना है 4 किसकी होती है और इस बेस पे इस जो अपने पास यूनिट सेल है इसकी नेचर क्या होगी। अंडरस्टैंड गाइस। तो ये अपना क्या हो गया, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ ये फॉर्मूले क्या करने होंगे, अपने को ऑलरेडी लर्न करने होंगे। अंडरस्टैंड। इसके बाद चलते हैं और न्यूमेरिकल्स पे। इतने ही हैं भाई आज के लिए। तो
आज के लिए इतना ही है। कुछ अदर न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सोडियम crystallizes in BCC crystal lattice, calculate the number of unit cell in 1 gram sodium, mass of sodium atom is 23 mu, AMU जिसे बोलते हैं। मास कितना है सोडियम का? 23 mu। ये BCC के अंदर एडजस्ट है। अपने को बताना है 1 ग्राम सोडियम में यूनिट सेल कितनी होगी। 1 ग्राम सोडियम में यूनिट सेल कितनी होगी, टोटल BCC कितनी होगी, ये बताना है। ये है इसका मोलर मास। क्या है? मोलर मास। और मोलर मास है तो इसको अपने ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 23 ग्राम। 1 ग्राम 1 मोलर मास अगर देखा हो जितनी मोलर मास की वैल्यू है अब उसके ग्राम लगा दो तो उतनी ही वो वैल्यू किसमें होगी? ग्राम में होगी। यानी 23 ग्राम अगर सोडियम हो तो वहां क्या होगा? 23 म्यू सोडियम होगा, यानी 1 मोलर मास उसका होगा। ये इसका मोलर मास है, इसको बोलेंगे सोडियम का। अब ये है 23 ग्राम और इसके अंदर टोटल एटम्स कितने हैं तो उसके लिए अपने को देखना पड़ता है किसको? एवोगाड्रो नंबर। 1 मोलर मास में इतने ही तो एटम होते हैं, किसी के भी हो चाहे। यही तो एवोगाड्रो ने अपना क्या दी थी? हाइपोथेसिस दी थी कि अगर किसी के इतने नंबर कहीं प्रेजेंट हो, जैसे यहां मैं हूं, मेरे जैसे यहां टोटल कितने हो 6.022 into 10 की पावर 23, तो यहां क्या कहेंगे? 1 मोल कहला सकते। इस तरह अंडरस्टैंड, मतलब जितने भी हो उसको ऐसे ही कहेंगे, नंबर इतने होने चाहिए। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 6.022 into 10 की पावर 23। ये कितने ग्राम में है? ये 23 ग्राम में है। कितने ग्राम में है? 23 ग्राम में। ये इतने जो अपने पास पार्टिकल है ये कितने ग्राम में है? 23 ग्राम में। अपने को क्या करना है? अपने को देखना है 1 ग्राम में। कितने ग्राम में? 1 ग्राम में यूनिट सेल कितनी आएगी। तो पहले अगर 23 ग्राम में इतने पार्टिकल हैं तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 23 से तो अपने मालूम चल जाएगा कि 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम होंगे। 1 ग्राम में टोटल कितने एटम होंगे और ये अपनी वैल्यू किसकी आ जाएगी? टोटल एटम्स की। किसमें? 1 ग्राम के अंदर। अंडरस्टैंड? ये अपने पास इसका क्या आ गया? मास आ गया ग्राम के अंदर, मोलर मास। और ये अपने को मालूम चल गया कि इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने हैं। यहां से क्या मालूम चल गया? इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। टोटल पार्टिकल्स 23 ग्राम में इतने हैं 6.022 into 10 की पावर 23। तो 23 में कितने होंगे? तो मैंने 23 से क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड? ये 1 ग्राम में क्या आ गए? टोटल एटम आ गए। सोडियम के एटम कितने होंगे? अंडरस्टैंड? अब अपने को अगर ये मालूम चल जाएगी अगर 1 ग्राम में टोटल इतने एटम है, 1 BCC कितने से बनी है ये मालूम चल जाए तो अपने को इसी की BCC मालूम चल जाएगी। तो BCC के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके ध्यान में होंगे कितने होते हैं? 2। सारे कॉर्नर स्पेस होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8 is equal to 1 और जो बॉडी के अंदर होता है उसका 1 plus 1 is equal to 2। टोटल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये अपने पास नंबर है नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 1 ग्राम। नंबर ऑफ है सोडियम एटम इन 1 ग्राम। इतने एटम है टोटल और इस एटम में अपने पास अपने को जो मालूम चला कि एक BCC के अंदर एटम कितने हैं? 2। टोटल अपने पास अब इतने एटम आ गए। एक BCC के अंदर 2 एटम है। ठीक है, तो टोटल BCC कितनी होगी? तो इससे मैं किसको डिवाइड कर देता हूं? 2 से। किससे? 2 से। कैसे? ये आसान सा कैसे हुआ? ऐसे होता है जैसे मैंने कह दिया कि अपने पास कितनी पेंसिल्स है? 24 पेंसिल है। ठीक है, अपने को पैकेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पैकेट्स बनाने हैं। एक पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल डालनी है आपको? 3 पेंसिल। कितनी पेंसिल डालनी है? 3। तो आपके पास पैकेट कितने हैं? आपके पास है पैकेट कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? सर 24/3 इक्वल टू 8 पेंसिल है। तो आपके पास टोटल एटम कितने हैं? सर हमारे पास टोटल कितने एटम हैं? पैकिंग बनानी है अपने को, लेकिन पैकिंग होने कितनी चाहिए? 2 एटम्स की होनी चाहिए। तो मैं किससे डिवाइड कर देता हूं?
2 से, और ये सॉरी ये वैल्यू इसके साथ ही थी 23, ये क्या गया अपना आंसर आ जाता है। अंडरस्टैंड? ये अपना नेक्स्ट है कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसके बाद बोर्ड साफ करते हैं। एक टाइप का न्यूमेरिकल और है, वो करते हैं, उसके बाद अपने क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, A cubic solid is made up of two type of atoms A and B. B is at the center of the cube and A are at the center of at the corners. What is the possible formula of the solid? A और B से क्या है, सॉलिड बना है, और A कहां प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है सॉरी सेंटर ऑफ क्यूब, A जो प्रेजेंट है वो कहां है, कॉर्नर्स पे। अपने को फार्मूला बताना है इसका, क्या बताना है, फार्मूला। क्यूबिक सॉलिड बना रखा है, क्या बना रखा है, क्यूबिक सॉलिड। अपने को मालूम नहीं BCC है या FCC क्या है, अपने को मालूम नहीं है कि B जो है वो क्यूब के कहां है, कॉर्नर पे। कॉर्नर टोटल कितने होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर होते हैं, इट मींस टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। अंडरस्टैंड? और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 कॉर्नर्स वालों का, तो टोटल कितने हो गए, 1 हो गए। और ये कहां है, ये सेंटर में है, सॉरी अच्छा सॉरी भैया, ये कॉर्नर पे है और वो सेंटर में है। तो अगर ये कॉर्नर पे है तो ये वाली कहानी इसके लिए हो जाएगी। अगर ये कॉर्नर पे है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8, और A का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 को 8 से कैंसिल किया, 1 आ गया। और B कहां है, सेंटर पे, सेंटर पे तो एक ही होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है, A 1 1, तो क्या आ गया फॉर्मूला, AB। अंडरस्टैंड? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं, काफी इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे होम।